नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद की राजनीति ऊपरी स्तर पर कहीं ज्यादा परिपक्व और संभली हुई नजर आई, लेकिन दूसरे दर्जे के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच अनौपचारिक रूप से इस घटना को लेकर प्रतिक्रियाएं सारी सीमाएं पार कर गई हैं। हम उस पर आएंगे, लेकिन पहले घटना से जुड़े कुछ सवालों और पहलुओं पर नजर डालना जरूरी है। बस ड्राइवर शेख सलीम गफूर भाई ने समझदारी न दिखाई होती तो आतंकवादी बस में सवार यात्रियों पर और कहर बरपा सकते थे। शेख सलीम गुजरात के वलसाड के राज अपार्टमेंट में रहते हैं और 8 साल से यात्रियों को लेकर अमरनाथ वैष्णो देवी जा रहे हैं। सलीम ने बताया कि आतंकवादी गोलियां चलाते रहे, मगर उसने बस रोकी नहीं। सर झुकाकर 70-80 की रफ्तार से बस भगाते रहे। बाहर घना अंधेरा था और कुछ नहीं दिख रहा था। सेना का कैंप दिखा तब जाकर बस रोकी। एक महिला ने भी कहा कि ड्राइवर बहादुरी से बस चलाता रहा। 3 तरफ से गोलियां चल रही थी, उसने हम सब की जान बचा ली। घटना के 1 घंटे बाद रात 9:30 बजे सलीम शेख ने अपने भाई को फोन कर सब कुछ बताया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने शेख सलीम को 3 लाख रुपए की इनाम देने की घोषणा की है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि वे केंद्र सरकार को लिखेंगे कि शेख सलीम को बहादुरी का मेडल दिया जाए। देखो, रजिस्ट्रेशन हुआ, हमारे को बाकायदा कानवाई में ले जाया गया। बालताल तक छोड़ा गया। हमें उधर सब सवारी के दर्शन हुए, दर्शन करके वापिस हुए। फिर हम श्रीनगर आके नाइट रुके और श्रीनगर से जब निकले दूसरे दिन हम लोग 4 बजे के करीब, तब 3-4 गाड़ियाँ ऑलरेडी हमारे साथ में चल रही थी और मिलिट्री रास्ते पे जगह जगह पे होती है, इसके लिए हम चल रहे थे अच्छे तरीके से। अचानक से पीछे कैसे हो गए? 4-5 किलोमीटर के बाद हमारा पंचर हो गया। पंचर में ज्यादा टाइम हो गया। पहले उसने पंचर बनाया तो वापिस और दूसरा पंचर निकला, वापिस करना पड़ा। इसमें हमारे मिनिमम 3 घंटा निकल गया। जब आप लोग पंचर बना रहे थे तो बाकी के काफिले निकल गए, सुरक्षा वाले भी निकल गए। उसके बाद आपके बस के साथ या बस में कोई सुरक्षा नहीं था? नहीं, कोई नहीं थी। और बाकायदा हम जब पंचर बना रहे थे तो एक इलेक्ट्रिक की गाड़ी, उन्होंने बिस्लरी की बोतल भी ली हमारे सामने। पुलिस वालों की गाड़ी थी, उन्होंने बिस्लरी की बोतल लेके निकले। उसके बाद बहुत सुरक्षा कर्मी आते गए, बट किसी ने हमारे को कुछ बताया नहीं। लेकिन उसके बाद आपके पास सुरक्षा नहीं थी जब ये हादसा हुआ था? पर हमसे मिनिमम 200 फुट दूर मेजर साहब की दूसरी गाड़ी चल रही थी पीछे, उनकी गाड़ी के पीछे चली। तो जब मैं कैंप में पहुंचा और मेरे पीछे चल रहे थे, उन्होंने बोला कि मेरी गाड़ी पे भी 3 गोलियां फायर हुए हैं। उनके सिक्योरिटी जो गार्ड ने बताया, हमारी गाड़ी पे भी हम आपके पीछे ही चल रहे। आपने अच्छा किया गाड़ी नहीं रोका, हमें तो गाड़ी रोक लेते दिक्कत। सुना आपने सलीम को। बस का पंजीकरण हुआ था या नहीं? कल से अलग अलग सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि बस अमरनाथ श्राइन बोर्ड से रजिस्टर नहीं है, वरना उसे सुरक्षा काफिले के साथ दोपहर 12 बजे ही जवाहर टनल पार करा दिया जाता। सलीम कह रहे हैं कि बस का रजिस्ट्रेशन हुआ था और उसे काफिले के साथ, कॉन्वॉय के साथ बालटाल ले जाया गया था, वरना अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो यात्री दर्शन कैसे करते? 2 जुलाई को ही दर्शन हो चुका था इनका और उसके बाद यात्री पर्यटन पर थे। हमारे सहयोगी नजीर ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बस ने सुरक्षा के 6 नाके पार किए, मगर उसे रोका नहीं गया। यह कैसे हो सकता है कि खासकर तब जब वहां किसी भी मिनट आतंकवादी हमले की आशंका थी। सलीम ने यह भी बताया कि उसके साथ कुछ और बसें थी, मगर उसकी बस का टायर 2 बार पंचर हुआ तो बाकी बसें आगे निकल गईं और सुरक्षा की गाड़ियां भी। पंचर ठीक होने के बाद, और अभी बता भी रहे थे कि एक पुलिस की गाड़ी भी गुजरी जो बिस्लरी की बोतल मांगती है, यानी सबकी नजर उस बस पे थी, मगर किसी ने नहीं सोचा कि कुछ हो सकता है। हम बस को लेकर वो आगे निकला तो हमला हुआ। रास्ते में कुछ जगहों पर 2-3 सुरक्षा कर्मी दिखे, ये उसने मीडिया में बताया, मगर संख्या कम थी, इसलिए वहां उसने बस नहीं रोकी। कहीं बयान है कि अंधेरा इतना था कि कुछ दिख नहीं रहा, कहीं बयान है कि 2-3 सिपाही सुरक्षा कर्मी ही दिख रहे थे तो बस नहीं रोकी। इसलिए लगता है कि सलीम का बयान महत्वपूर्ण होते हुए भी यह घटना की पूरी तस्वीर नहीं पेश कर रहा कि सुरक्षा की चूक कैसे हुई। जो अधिकारियों के जरिए सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं और जो सलीम की बात है, दोनों में बड़ा अंतर है। इसलिए इसे अंतिम जवाब नहीं माना जाना चाहिए। इस सवाल का जवाब अभी बाकी है कि बस किसके कहने से देर शाम श्रीनगर से रवाना हुई? क्या यात्रियों ने जोर दिया? जो बाकी बसें थी वो किसकी अनुमति से या किसके बताकर वो बसें निकली थी? क्या यात्रियों को नहीं पता था कि जोखिम का काम है इस वक्त वहां निकलना? राजीव रंजन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस मानती है कि शाम 7 बजे के बाद हाईवे पर बस नहीं जा सकती थी। नियम ही नहीं है तो बस कैसे गई, और जब गई तब नाके पर किसी ने बस को रोका क्यों नहीं? भले ही राम माधव चूक को परिभाषित करते रहे, जो बीजेपी के नेता हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री भी मानते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए।
कोई चूक नहीं हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर्याप्त तैयार रहे हैं, पर्याप्त सुरक्षा दी गई है। पिछले 15 दिन से यात्रा चलती रही है, 15 दिन की यात्रा शांतिपूर्ण रही। कल इसको चूक कहना नहीं, इसको इतना ही सोचना चाहिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस को 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स सफल होना पड़ता है। टेररिस्ट को 1 आउट ऑफ 100 टाइम्स भी सफल हो गया तो वो अपनी घटना को अंजाम दे सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरा सतर्क है, दोबारा ऐसी घटना बिल्कुल ना घटे, उसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। Definitely there was a security lapse. We are inquiring into it, and whosoever is found responsible, the government will take action. But we have to look into all the circumstances. We need time for that, and I can assure the nation that the Jammu Kashmir government is very alert, and we are not taking any chance. राम माधव जिससे कह रहे थे कि चूक नहीं कहना चाहिए, वो दुनिया की तमाम डिक्शनरी के हिसाब से उसे ही चूक कहते हैं। महाराष्ट्र के डहाणू से निर्मल ठाकुर भी यात्रियों में शामिल थी, उनकी मौत हो गई। उनकी बेटी नीतू सिंह ने यात्रा आयोजकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। भाई हमारा तो जो ले गई है ना पुष्पा मैडम, वो है ना, वो क्या बोलती, वो सब चीज बोलती मैं कर लूंगी, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। और मम्मी को सिर्फ सब चीज बोलती कि हमें देख लूंगी, ऐसे करके लेके हो गई। हमने कुछ नहीं बोले, चलो हम उनसे उन्हीं के साथ तो कायम जाती थी, हमने विश्वास उन्हीं पे करके भेजी। और तो हमें कुछ मालूम नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो गुजरात सरकार से उमरगांव से बस उठाई कि उसने ये भी नहीं किया है कि गुजरात सरकार से परमिशन भी नहीं लिया है। वहाँ पे बोल रहे बस कैसे रात को बस उस घाटी में चलती नहीं है, कैसे गई बस, आखिर में क्यों चलाए ड्राइवर ने। निर्मला ठाकुर नाम था। इस घटना का देश भर में सभी समुदायों ने मिलकर विरोध किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोग इस घटना के बहाने सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का जो प्रयास कर रहे थे, उसका भी अलग से अध्ययन करना चाहिए। घटना को लेकर गुस्सा और प्रतिक्रिया की आड़ में जिम्मेदार व्यक्ति भी सुरक्षा को लेकर सवाल नहीं कर रहा था, कश्मीर की नीतियों की नाकामी को लेकर सवाल नहीं कर रहा था। उन लोगों पर सवाल करने लगा जिनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं और जो पूर्व की हिंसात्मक घटनाओं की निंदा करते रहे हैं। इसी की चपेट में आकर एक महिला ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह के ट्विटर पर अभद्र भाषा में उनसे कह दिया कि कश्मीरियत की परवाह किसे है, इस वक्त आपका काम तुष्टीकरण नहीं है, उन कायरों को खींचकर भून दीजिए। तो इस पर गृहमंत्री ने चुप्पी नहीं साधी और ना ही घुमा फिराकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मिस कालरा, ये मेरा काम है कि मैं देश के हर हिस्से में शांति और सद्भाव बनाऊं। सभी कश्मीरी आतंकवादी नहीं होते हैं। पब्लिक स्पेस में राजनाथ सिंह का यह जवाब शानदार उदाहरण है। उन्होंने राजनीति की परवाह न करते हुए अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी साफ शब्दों में बता दी कि गृह मंत्री का काम है कि कश्मीरियत की परवाह करे और सबकी सुरक्षा की चिंता करे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी कश्मीरी आतंकवादी नहीं होते हैं। मिस कालरा भी राजनाथ सिंह की शालीनता के आगे शर्मसार हो गईं और उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। इसके लिए मिस कालरा की भी तारीफ करनी चाहिए कि वे गृहमंत्री की बातों को समझ सकीं। उमर अब्दुल्ला भी राजनाथ के इस जवाब के कायल हो गए और उन्होंने लिखा कि शानदार राजनाथ जी, आपने मुझे अपना मुरीद बना लिया, मैं आपको सलाम करता हूं। आज आपके नेतृत्व के लिए शुक्रिया। कश्मीर में इस घटना का विरोध वहां के हर स्तर के नेताओं ने किया है। मीरवाइज, उमर फारूक, सैयद गिलानी, यासिन मलिक ने साझा बयान जारी कर इस घटना की निंदा की है। कहा है कि यह घटना कश्मीरियत के खिलाफ है। अमरनाथ यात्रा सदियों से शांति से पूरी होती रही है। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। श्रीनगर में टूर एंड ट्रेवल्स चलाने वालों ने भी प्रदर्शन कर इस घटना की निंदा की है। दिल्ली में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के बाहर भी कुछ लोगों ने, शिक्षकों ने और खुदाई खिदमतकार संगठन है, उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट की है और जंतर मंतर पर नॉट इन माई नेम वाले फिर से जमा हुए। घटना के 10वें मिनट से ही लोग लिखने लगे सोशल मीडिया पे कि कहां हैं नॉट इन माई नेम वाले। ये लोग कौन है? ये लोग खास विचारधारा वाले लोग हैं। क्या अब वे प्रदर्शन करेंगे नॉट इन माई नेम वाले? जब हिंदू भाई मरे हैं, वो ये भूल गए कि नॉट इन माई नेम की तख्ती लेकर लोग भीड़ की हिंसा के खिलाफ उतरे थे और वो हर तरह की हिंसा के खिलाफ उतरे थे। हर तरह भीड़ ने सबको शिकार बनाया। बीजेपी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव भी इस नॉट इन माई नेम को टारगेट करने में शामिल हो गए। जीवीएल को राजनाथ सिंह का ट्वीट संभाल कर रख लेना चाहिए, कभी काम आएगा। जीवीएल ने ट्वीट किया कि अमरनाथ हत्या पर क्या नॉट इन माई नेम गैंग विरोध कर रहा है या ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ अखलाको, जुनैदो और पहलू खान के लिए होते हैं, भगवान शिव के भक्तों के लिए नहीं। अब ये अजीब सा तर्क है। भगवान शिव के भक्तों के लिए प्रदर्शन जरूर होना चाहिए,
लेकिन ये प्रदर्शन हो या ना हो, इसे लेकर पहले के प्रदर्शनों को क्या खारिज हो सकता है? क्या हम अखलाक से आगे जाते जाते आजादी की लड़ाई को भी खारिज कर देंगे? जीवीएल के इस ट्वीट का क्या मतलब है? घटना के तुरंत बाद निंदा की जगह पर निंदा होने लगती है। कोई इसके लिए बुद्धिजीवियों को जिम्मेदार ठहराने लगा, तो कोई हाल ही में वही भीड़ की हिंसा के खिलाफ कि आप नॉट इन माई नेम को टारगेट कर रहे हैं, आप वो क्यों नहीं निकल रहे हैं? नॉट इन माई नेम को कोस रहे हैं कि क्या अब वे अमरनाथ के हिंदू यात्रियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे? ऐसे लोगों के सामने एक समस्या थी, अगर वो खुद प्रदर्शन करने उतरते तो उन्हें अपने पसंद की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करनी पड़ती, उससे जवाबदेही मांगनी पड़ती। लिहाजा वो उन्हें टारगेट करने लगे जो प्रदर्शन पहले कर चुके हैं। एक तरह से ये लोग नॉट इन माई नेम को सिर्फ टारगेट नहीं कर रहे थे, बल्कि उनसे उम्मीद भी कर रहे थे कि भाई हम नहीं निकल सकते हैं, आप ही सड़क पर आएं और प्रदर्शन कर लें। जिस तरह से इस कैंपेन को टारगेट किया गया है, लगता है कि अब कोई विरोध तब तक विरोध नहीं माना जाएगा जब तक नॉट इन माई नेम की तख्ती लेकर प्रदर्शन नहीं होगा। यह नॉट इन माई नेम की सबसे बड़ी कामयाबी है। इस खेल में चालाकी हो रही थी, कश्मीर की नीति, वहां की चुनौतियां, नाकामी पर सवाल नहीं हुआ, सुरक्षा में चूक को लेकर सवाल ना हो, इसलिए जवाबदेही के सवाल को कहीं और शिफ्ट कर दीजिए ताकि ध्यान भटक जाए। यह बेहद चालाक तरीका है सवाल शिफ्ट करने का। तुम कहां थे तब बोले थे, अब नहीं बोल रहे हो। किसी को यह पूछना चाहिए था कि जब जम्मू कश्मीर के पुलिस कर्मियों की मौत होती है तो उनके लिए कौन निकलता है? क्या हर प्रदर्शन के लिए नॉट इन माई नेम के लोग जिम्मेदार हैं, या नॉट इन माई नेम पर सवाल करने वाले लोग भी तो जाके प्रदर्शन कर सकते हैं कि उनकी सरकार रहते हुए जम्मू कश्मीर के पुलिस क्यों आतंकी हमलों के शिकार हो रहे हैं? तो जो ये सारा चीज खोज रहे थे, इस तूतू मैमे का कोई मतलब नहीं। वैसे मंगलवार दोपहर खबर आने लगी कि नॉट इन माई नेम के आयोजकों ने नागरिकों से अपील की है कि वे जंतर मंतर पर आ जाएं। हृदय जोशी जंतर मंतर गए, वहां जमा हुए लोगों से बात की, उनमें कश्मीर के भी लोग थे। पत्रकारिता के महापुरुष गणेश शंकर विद्यार्थी के गांव से भी कोई उन्हें मिल गया। ये रिपोर्ट हृदय की देखिए, फिर कर्ण सिंह से बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हालात पर। तो एक बार फिर से जंतर मंतर पर नॉट इन माई नेम, और इसलिए नॉट इन माई नेम क्योंकि हिंसा कोई भी करे, किसी भी तरह की हो और देश के किसी भी हिस्से में हो, उसका विरोध होना ही चाहिए। हिंसा कोई रास्ता नहीं है अपना विरोध प्रकट करने का, और ना वो कोई तरीका है, ना संविधान के तहत और ना मॉरली वो कोई तरीका है कि आप किसी की हत्या करें या किसी की पिटाई करें। पिछले दिनों जो माहौल तैयार हुआ है, उसके बाद एनडीटीवी इंडिया पर और एनडीटीवी पर हमने खासतौर से नॉट इन माई कैंपेन को समर्थन दिया। उसके बाद ये सवाल उठे कि क्या नॉट इन माई कैंपेन कुछ खास लोगों के लिए है, क्या वो सिर्फ एक तबके के लिए है? तो उसका जवाब है नहीं। नॉट इन माई कैंपेन तब कहा जाएगा जब इस तरह की घटनाएं होंगी। और आज एक बार फिर से मेरे साथ वो तमाम लोग हैं जो उस दिन इकट्ठा हुए थे, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था। मेरे साथ वो लोग हैं, मैं इंट्रोडक्शन उनका जब आऊंगा उन पर तो कराते जाऊंगा। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हैं, हमारे साथ सबा हैं, हमारे साथ राहुल रॉय हैं, गौहर रजा साहब हैं, शबनम हाशमी जी हैं, और बहुत सारे और लोग हैं जिनका नाम आप भले ही न जानते हो, लेकिन वो यहाँ ये कहने आए हैं कि नॉट इन माई नेम। सबा, सबसे पहले उस दिन आपने बड़ा मूविंग अंग्रेजी में शुरुआत की थी, मैं आज चाहता हूं आज हिंदी में बताएं। आपने कहा था कि ड्राउनिंग जो है, डूब न जाए मेरी आवाज इस साइलेंस में, तो सन्नाटे में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खामोशी तो टूट गई है, और जो जाहिर है कि जिस तरह से जो प्रोटेस्ट वो पहले वाली थी वो फैली थी 28 जून वाली, तो जाहिर है कि वो जो खामोशी थी, उसकी बेचैनी थी, वो सिर्फ हम लोगों में नहीं थी, दुनिया देश भर में जो बाकी नागरिक थे वो भी इस चीज़ को महसूस कर रहे थे, क्योंकि सब ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। और इस बार जो है, जो हम आए हैं, अब भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी भी हम हिंसा के खिलाफ और नफरत के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कि जो ह्यूमन लाइफ है वो बहुत प्रेशियस है, उसको जो है इस तरह से जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में वो जो हिंसा कोई जवाब नहीं है, कोई हिंसा कोई आंसर नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं राहुल जी आपसे, वो इसलिए क्योंकि आप आयोजकों में आप भी थे। ये कहा गया आज, बल्कि बीजेपी के एक बड़े नेता की ओर से ट्विटर में ट्वीट किया गया कि कल रात ही, आज से जैसी घटना हुई, कि अब कहां हैं वो लोग, क्या वो करेंगे? तो उनके जवाब में कई लोगों ने लिखा, मैंने भी लिखा कि प्लीज आइए, 7 बजे आज फिर से है। तो क्या कहीं कोई दबाव था आप लोगों पर कि तुरंत जो नॉट इन माई नेम का फेसबुक में आइकॉन है उसमें दिखाई देने लगा कि शाम 7 बजे आइए? क्योंकि हिंसा के खिलाफ है तो उस दिन भी कह दिया था, लेकिन आज आने का एक दबाव भी था कि हमें दिखाना भी है, हम ऐसा नहीं कि हम विरोध में, हमें दिखाना भी है कि हम विरोध में। देखिए, हमारे लिए बहुत साफ है, और ये कैंपेन अभी मुश्किल से
कितना 10 दिन 12 दिन पुराना है, 2 हफ्ते पुराना है, लेकिन शुरू से हमारे लिए एक चीज बहुत साफ है कि हम राजनीतिक हिंसा के खिलाफ हैं। हमें लगता है कि जो स्थिति है इस वक्त देश में, वो हम एक ऐसे जगह खड़े हैं जहां से कि हम कभी भी इस सिचुएशन में गिर सकते हैं जहां की इस तरह का हिंसा होगी इस देश में कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमारे लिए बहुत साफ है कि हम हर बार आएंगे जब भी हमें लगेगा कि राजनीतिक हिंसा के अंतर्गत लोगों की हत्या हुई है इस देश में, हम खड़े होंगे। हम इसके ऊपर नहीं खड़े होंगे कि वो जो मरे हुए लोग हैं वो कौन से मजहब से ताल्लुक रखते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं राजू से रिक्वेस्ट कर सकूं, राजू अगर आप दिखा सके, मेरे पीछे एक प्लेकार्ड भी आया है कि घिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए, सवाल दर जवाब है कि इंकलाब चाहिए। पुरुषोत्तम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल जी ने पुरजोर तरीके से कहा कि वो हर तरह की हिंसा के खिलाफ हैं, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि एक तरह का दबाव है कि ये एक, जिसे कभी कभी लोग कहते हैं ब्राह्मणिकल रिचुअल है कि मैं खड़ा नहीं हुआ तो फिर कहा जाएगा कि नहीं ये हिंसा के साथ है, जबकि मैं नहीं हूं? मैं केवल अपनी बात अगर करूं तो मैं केवल एक दबाव को मानता हूं और वो है मेरी अंतरात्मा का दबाव। मैं यहां खड़ा हूं अपनी अंतरात्मा के दबाव में, बाकी ना मुझ पर कोई ब्राह्मणिकल दबाव है ना कोई और तरह का दबाव है। असल में ये वक्त ऐसा है कि जब भारत का विचार, भारत की कल्पना, आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में। तो इस समय अगर हम खड़े नहीं होंगे, इस समय अगर हम हर तरह की राजनीतिक हिंसा के खिलाफ, हर तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तो हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रहेगा जिसका सपना हमने देखा था और जिसका सपना हम अपनी नई पीढ़ी को देना चाहते हैं। और इसलिए ये नॉट इन माई नेम जो कैंपेन है, आप ध्यान दीजिए इस पर कि ये बहुत स्पॉन्टेनियस कैंपेन है, स्वतः स्फूर्त कैंपेन है। सभा ने एक पोस्ट लिखी, लोग जुड़ गए, हिंदुस्तान भर में लोग जुड़ गए, कोई संगठन नहीं है, कोई उस तरह की हाई कमांड या सेंट्रल कमेटी नहीं है। हर जगह लोग अपने अपने ढंग से ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक हिंसा, वो चाहे आप इस नाम से करें, चाहे उस नाम से करें, चाहे वो लिंचिंग के रूप में करें, चाहे वो बस यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को मारने के रूप में करें, हमें मंजूर नहीं है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस तरह की हिंसा भारत के खिलाफ है, वेरी आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है, और दबाव, आत्मा का दबाव सबसे बड़ा दबाव होता है। मैं उस दबाव में यहाँ खड़ा हूँ। मैं गौर राजा साहब और शबनम जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले दिखाना चाहता हूं कि कुछ लोग और भी हैं जिनके नाम आप भले ही न जानते हो, लेकिन वो पुरजोर तरीके से यहाँ खड़े हैं। आप कहां से आए हैं और क्या कहना चाहते हैं? आज नफरत के खिलाफ हम सबकी आवाज, आपका लिखा है #NotInMyName। चाहे नफरत किसी ने भी की हो, किसी के साथ भी की हो, हम नफरत के खिलाफ हैं। बस ये बोलने आए हैं यहाँ पर, दिल्ली से ही हैं हम। दिल्ली से ही हैं। आप क्या करते हैं? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं कानून की पढ़ाई कर रहा हूँ और कानून का छात्र होते हुए मैं कानपुर का भी रहने वाला हूँ। वहाँ पे गणेश शंकर विद्यार्थी थे जो मॉब लिंचिंग में ही मर गए थे। हिंदू मुस्लिम के झगड़े को सुलझाते ही उनकी डेथ हो गई थी। मेरे ऊपर एक अंतरात्मा का अपना भी दबाव था। मुझे लगा मैं कानपुर का हूँ, गणेश शंकर विद्यार्थी के शहर का हूँ, तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं ऐसे सारे ही वायलेंस जितने भी तरीके का है, किसी के भी खिलाफ है, कोई भी कर रहा है, तो मैं उसके साथ, उसके खिलाफ आकर खड़ा हूँ। गौर साहब, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट किया था, अभी भी करूंगा कि आपने उस दिन जो पोएट्री सुनाई थी, आप कुछ ऐसा जैसा आपने अभी बताया मुझे बताएं, लेकिन आपको मैं सवाल भी एक आप पर दागना चाहता हूं, वो ये कि अभी ट्विटर में एक महिला ने बहुत ही भद्दा पोस्ट किया, गृहमंत्री से कहा कि इन लोगों को, मतलब मैं उन शब्दों को यहां इस्तेमाल नहीं कर सकता, इनको जानवरों को जैसे मारा जाता है मारने की जरूरत है, ये सब करने की जरूरत नहीं है जो आप। तो गृहमंत्री से बहुत सुखद बात थी कि गृहमंत्री ने बहुत अच्छा जो बयान दिया, उनकी पार्टी के नेता और तमाम लोग जो दूसरी पार्टियों में भी हैं वो भी सीखें। उन्होंने कहा नहीं, आप गलत समझ रही हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि मैं पीस स्थापित करूं। आप आज के दिन क्या कहते हैं? उस दिन भी आपने बोला था। मैं ये समझता हूं कि हमारे ऊपर दबाव है और बहुत भयंकर दबाव है, और ये दबाव आज ही नहीं आया है बल्कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हम सन 84 में खड़े थे, हम सन 92 में खड़े थे, हम 2002 में खड़े थे, हम तब खड़े थे जब कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला जा रहा था। हम आज खड़े हैं फिर इसलिए कि ये दबाव हिंदुस्तान के ऊपर, उन लोगों का जो फांसीवाद में यकीन रखते हैं, उन लोगों का जो हिंसा में यकीन रखते हैं, उन लोगों का जो नफरत में यकीन रखते हैं, बढ़ता जा रहा है। और इसलिए हमारी आवाज भी उतनी बुलंद होने की जरूरत है। चाहे हमें रोज यहां खड़ा होना पड़े, हम जरूर खड़े होंगे। वो लोग जो ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि कहां है वो, हम हमेशा यहां होते हैं, हम हमेशा नफरत के और वायलेंस के खिलाफ। दो कपलेट्स आपने जो अभी सुनाए थे, अगर बड़ी दर्शकों के लिए काफी सुकून देने वाला होगा, अगर आप कह सकें। मैं समझता हूं कि ये सवाल जो
सन 42 में साहिर लुधियानवी ने पूछा था, आज जरूर पूछना चाहिए कि ए रहबरे मुल्क को कौन जरा, नजरें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बताइए, किसका लहू है कौन मरा। ये उनकी जिम्मेदारी है जो सत्ता तक पहुंचे हैं कि हर नागरिक की सुरक्षा करें। ये उनकी जिम्मेदारी है कि कोई इंसान इस तरह से सड़कों के ऊपर लिंच न किया जाए। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो व्यवस्था को इस तरह से कायम रखें कि कोई डर से ना जिए। आज हिंदुस्तान डर से जी रहा है, चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो या अपने घर जाना हो ईद के मौके के ऊपर। आज नौजवान जाते हुए कतराता है, डरता है कि वो ट्रेन में चढ़े या ना चढ़े, बस में चढ़े या ना चढ़े। ये क्या कर रहे हैं वो लोग जो ये कह के आए थे कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे? कौन है ये लोग? किस तरह का धोखा दे रहे हैं ये जनता को? कुछ भी ठीक नहीं हुआ है और आज इसीलिए हम मौजूद हैं यहाँ पर कि ये बढ़ती हुई हिंसा देश को बर्बाद कर देगी पूरी तरह से। शबनम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे बात की, आज की बात तो है नहीं, हमने देखा कि आजादी के वक्त भी कलकत्ता में किस तरह से मुस्लिम समुदाय ने हिंदुओं को मारा, फिर उसका बैकलैश हुआ। 84 के दंगों में हमने देखा सड़क में लोग मर रहे थे और देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे जब दरख्त गिरता है तो जमीन हिलती है, राइट। तो क्या ये हमारे कहीं ना कहीं, हम भले ही कहें कि हम हिंसक लोग नहीं हैं, लेकिन हम किसी को छोटी छोटी बातों में, सिगरेट पे एक झगड़ा होता है उस पर हिंसा हो जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे डीएनए में पहले से था या घुस गया है? देखिए, हिंदुस्तान के डीएनए में तो नहीं है। हिंदुस्तान के डीएनए में तो प्यार है, मोहब्बत है और भाईचारा है। ये जरूर है कि ऐसी शक्तियां यहाँ रही हैं हमारे देश में और लगातार अभी भी हैं, बल्कि मजबूत होती जा रही हैं, जो नफरत, लगातार नफरत के बीज बो रही हैं। हम लोग जो यहाँ खड़े हैं वो नफरत की शक्तियों के खिलाफ है, चाहे वो किसी भी तरह की नफरत हो, चाहे वो किसी भी तरह की हिंसा हो, हम उसके खिलाफ हैं। और हमें पूरा यकीन है, जब आप बात कर रहे थे नॉट इन माई नेम कैंपेन की, जो अब से पिछली बार हुआ था, आपने देखा कि, और पुरुषोत्तम भाई ने कहा कि ऑर्गेनिकली लोग किस तरह उतर के आए। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि आम देश का जो नागरिक है वो मोहब्बत चाहता है, वो हिंसा के साथ नहीं है। और हम इसी उम्मीद से आज यहाँ खड़े हुए हैं कि हमारी आवाजें जो हैं वो ज्यादा बुलंद होती जाएंगी और ये जो हिंसक आवाजें हैं और जो नफरत फैलाने वाली आवाजें हैं उनको हम शिकस्त दे पाएंगे आने वाले दिनों में। राइट। सभा जी, क्या मैं आपसे बिल्कुल प्रैक्टिकल एक सवाल करता हूं कि अभी तुरंत 24 घंटे के भीतर यहाँ आना, अगर आप ऐसी जगह पे होती, आप तो फिल्मकार हैं, आप ट्रेवल कर रही होती, फिर आपको एक रश, एक आपके दिल में रह जाती फांस की, नहीं उस दिन हुआ, मैं नहीं था। अब जो है हर आदमी पूछ रहा होता आपसे कि आप कहाँ थी। ये जरूरी है आज की रिकॉर्डिंग बना के रखना कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं, ये अहम बात ये नहीं है कि मैं कहाँ पर थी या मैं क्या सोचती। अहम बात यह है कि हम लोग जो सारे नागरिक हैं, जो कंसर्न सिटीजन्स हैं, हम सब यहाँ पर हैं और सब लोग यहाँ पे एक साथ आए हैं। तो ये अहम बात है। आप कहाँ से आए हैं, मुझे जरा बताएं। मैं तो वैसे रहने वाला इलाहाबाद का हूँ। हाँ। मेरा नाम तमजीद अहमद है और मैं दिल्ली में ही जॉब कर रहा हूँ, मीडिया इंडस्ट्री में ही काम कर रहा हूँ। तो आप उस दिन मौजूद थे यहाँ पर जिस दिन पहली बार ये हुआ था? अनफॉर्चुनेटली नॉट। मैं उस वक्त शायद ईद का दरमियान था तो उस वक्त मैं नहीं आ पाया, बट शायद उस दिन से बनिस्बत आज मेरा आना ज्यादा बेहतर है कि एक मैसेज देना कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का सवाल है। राइट। जैसे नवाज देवबंदी का एक शेर है, मैं कहना चाहूंगा कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है और आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और तेरी मौत पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरी मौत पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो अगला नंबर अब नहीं आना चाहिए। राइट। ये मोबाइल लिंचिंग हो या टेररिज्म एक्टिविटी हो, कुछ भी एंटी सोशल हो रहा है सोसाइटी के अंदर, तो हमें सबको एक साथ एक आवाज में बोलना चाहिए कि हम सब इसके खिलाफ हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, तो ये मैसेज जाना चाहिए। एक नैरेटिव जो तैयार किया जा रहा है, आज भी अगर आपने देखा हो कि इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद भी कुछ लीडर्स ने ट्वीट में बाकायदा मतलब पोलराइज करने की पूरी कोशिश की सोसाइटी में, लेकिन एक करारा मैसेज दिया लोगों ने यहाँ पे आके खड़े होके कि नहीं, हम अलग नहीं है, हम सब एक हैं। आपके दुख में हमें भी बहुत दुख होता है, कोई भी इनोसेंट लाइफ मारी जाती है तो हमें भी बहुत दुख होता है, चाहे वो हिंदू मारा जाता है तो मुसलमानों को दुख होता है, मुसलमान मारा जाता है तो हिंदुओं को दुख होता है। तो कहना मैं यही चाहता हूँ कि बिफोर एनी रिलीजन वी आर ह्यूमन फर्स्ट। सो दिस इज दिस मैसेज विच आई पर्सनली वांट टू कन्वे अबाउट दिस, दैट कि इंसान हम पहले हैं, बाद में हम किसी धर्म के हैं। मैं राजू जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा एक बार फिर कैमरा घुमा के दिखाएं कि यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हैं। उस दिन भी बरसात हो रही थी और आज तो उस वक्त बरसात हो रही है जबकि ये काम जो है जिस समय ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये एक तरह से हम लोग खड़े हैं विरोध के लिए। राहुल जी, क्या ऐसा है, आज मुझे पता चला कुछ दिन पहले कि एक बड़े
प्रवक्ता किसी पार्टी के, वो एक सेमिनार करवा रहे हैं कि इंटॉलरेंस अगेंस्ट मॉब लिंचिंग। मतलब अब ये स्थिति आ गई है कि मॉब लिंचिंग जो है उसके खिलाफ आवाज उठाना एक असहिष्णुता है। आपको लगता है कि थोड़ा दिमागी रूप से भी हम बीमार होते जा रहे हैं कि मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, वो मेरे को ये कहते हैं कि आप बार बार खड़े तो नहीं होते, एक ही वक्त खड़े होते हैं और मैं इस पे सेमिनार करूंगा। देखिए, अंग्रेजी में एक शब्द है, उसका हिंदी का अनुवाद मुझे नहीं मालूम, लेकिन पैथोलॉजिकल सिचुएशन है इस देश में, बीमार रुग्ण स्थिति है बहुत ज्यादा। ये जो अभी जिस स्थिति में हम हैं वो पैथोलॉजिकल है, और ये बीमारी इस तरह से फैलाई जा रही है फिलहाल इस देश में कि, और कोशिश ये है कि ये बीमारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगे। लेकिन ये, और दूसरी चीज ये है कि हम जो करना चाहते हैं, हम किसी डिबेट में नहीं जाना चाहते हैं, हम किसी को नहीं किसी के साथ हम बैठ के बात नहीं करना चाहते हैं, कोई डिस्कोर्सबाजी नहीं करना चाहते। हम जो हमारा अपना जवाब है वो हम सड़कों पे देंगे, उन मोहल्लों में देंगे, उन गलियों में देंगे और उन सड़कों पे देंगे जहां पे जवाब देना जरूरी है। हम किसी के साथ, किसी भी जो राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं उनके साथ, या जो भी राजनीतिक पार्टी के लीडर्स हैं, वो अपने सेमिनार करें, वो हमें जितनी गालियां देना है दें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इस वक्त उनसे बात भी नहीं करना चाहते हैं, हमारा जवाब सड़क पे मिलेगा। मैं एक बहुत ही खास मेहमान से भी मिलाना चाहता हूं, रमजान चौधरी साहब, और वो व्यक्ति हैं जिनका मैं तारुफ दूंगा कि जब मेवात में घटना हुई थी जहां 2 बच्चियों के साथ रेप हुआ, तो आपने उस केस को बड़ा हिम्मत के साथ लड़ा। फिर जब मैं वहां गया तो आपने मुलाकात भी करवाई थी लोगों से। रमजान भाई, मेवात में क्या हाल है? क्या आपको लग रहा है कि देश की दूसरी जगहों में भी लोग ऐसे खड़े होंगे? बिल्कुल, डींगरहेड़ी में जब आए थे तो हमको लगा था कि शायद अब और नहीं, लेकिन उसके बाद पहलू और उसके बाद जुनैद, जो लगातार इस सिलसिले में ये घटनाएं हो रही हैं, उनको लेकर हम बड़े तशवीश में हैं। और हम 2 जुलाई को यहाँ आए थे और हम आज यहाँ ये कहने आए हैं कि ये मुल्क जो है तमाम मजहबों का एक साझा संस्कृति का गहवारा है और ये मुल्क प्यार से और मोहब्बत से चलेगा, नफरतों से नहीं। तो हम पैगाम देने आए हैं कि हम सब समाज के लोग, मजहबों के लोग इकट्ठा होकर ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे और नफरत को खत्म करेंगे, मोहब्बत का पैगाम देंगे। मेरे साथी अमितेश भी आज मेरे साथ आए थे, अभी मुझे दिख नहीं रहे हैं। अमितेश, आपने बहुत जिद किया, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि क्या न्यूज रूम में भी हाल होता है। आपने बहुत कहा कि नहीं, जाना है और जरूर पहुंचना है। क्या आपके दिमाग में उस वक्त चल रहा था? मुझे दिमाग में लग रहा था कि जैसे हम लोग इस तरह के में जाते हैं तो हमको ऐसे सॉलिडारिटी प्रदर्शित करने भी जाना चाहिए, और जहां भी इस तरह के आयोजन होते हैं, जैसे शहीदों के साथ, जैसे वो जहां पे मरे हैं, ऐसे घटनाएं हुई है, उस पर बात करने के अलावा हमें एक ये भी तरीका है कि इसमें जुट के भी हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए हमको जाना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं, लेकिन अपनी चेतना से हमें ऐसे आयोजनों में शरीक होना चाहिए। तो आप कश्मीर से यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या नाम है आपका और क्या मैसेज आपका यहाँ है? जी, मैं सलमान निजामी हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ कि जिस तरीके से कश्मीर में भी आज शाम को प्रताप पार्क में भारी तादाद में लोगों ने प्रदर्शन किया और ये एक संदेश दिया पूरे हिंदुस्तान को, पूरे मुल्क को कि हम आतंकवाद के खिलाफ। ये जैसे कुछ लोग जो सोशल मीडिया में चला रहे हैं कि ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ने किया, लेकिन कल जो आतंकवादी वहां पकड़ा गया वो एक मुस्लिम नहीं था। ये जो लोगों ने एक यूनिटी का एक पैगाम दिया है, बहुत बड़ा मैसेज है पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, क्योंकि यात्री जो थे वो हिंदू थे, बेशक कल को मुसलमान भी उसकी जद में आ सकता है, लेकिन ये एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान कौम की तरफ से उन ताकतों को है कि हम बटे नहीं हुए हैं, हम एक है, पूरा हिंदुस्तान एक है और हमने आतंकवाद को खत्म करना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा हमने आपको दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, इस पूरे कार्यक्रम में एक ही बात कहने की कोशिश है, एक ही बात कहना हम यहाँ पर चाहते हैं, वो ये है कि हिंसा नहीं, हिंसा किसी के नाम पर नहीं, हिंसा किसी जगह पर नहीं और हिंसा किसी के द्वारा नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ पर और मौजूद हैं जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ मौन रहकर, चुपचाप रहकर, बिना टीवी में आए अपना प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। उन सब की हिम्मत को, उन सबके जज्बे को सलाम। वापस चलते हैं स्टूडियो। और हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर पर सबसे ज्यादा जानने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राजनीति में सबसे वरिष्ठ कर्ण सिंह जी हैं हमारे साथ। कर्ण सिंह जी, हम थोड़ा आप चूंकि उपलब्ध हैं, इसलिए आपके जरिए हम जानना भी समझना भी चाहते हैं कि आजकल टीवी चैनलों के जरिए खासकर हिंदी बेल्ट में लोग कश्मीर के बारे में काफी जान गए हैं। उनके पास 2 चीजें हैं कश्मीर को लेकर, एक तो राय जो चैनलों के द्वारा बना दी गई है,
और दूसरी चीज है उनके पास तोप। तो उन्हें लगता है अगर हम राय के साथ तोप चला दें तो कश्मीर का समाधान हो सकता है। फिर भी आपके नजरिए से हम जानना चाहते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि वहां हालात बेकाबू हो गए, सरकार की नीतियां काम नहीं कर पा रही हैं, इन सब पर आपकी क्या टिप्पणी है सर? ऐसा है रवीश, पहले तो याद रखिए कश्मीर नामक कोई राज्य है नहीं, राज्य का नाम जम्मू कश्मीर है। आप जो आधा कर देते हो ना जम्मू कश्मीर को, बहुत सारे हमारी जो समस्याएं हैं वो इसी के कारण होती हैं। इसको मैं अधिक नहीं कहूंगा, लेकिन आप जरा याद रखिए कि जम्मू कश्मीर राज्य है ये। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर वादी की जो परिस्थिति है वो एक बहुत दुखद और कठिन मरहले से गुजर रहा है। एक वर्ष से बहुत वहाँ उथल पुथल रहा है और बहुत घटनाएं ऐसी हुई हैं जिससे कि लोग बड़े पीड़ित हुए। ये जो शंकर भगवान के यात्रियों के लिए ये जो अभी जो हमला हुआ, वो तो शंकर तो महाकालेश्वर हैं, तो लोग भयभीत तो होंगे नहीं, लेकिन ये हमला जो है ये बड़ा ही दुखद है। दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि जब हमें बताया गया कि सारा रूट सैनिटाइज्ड है, तो ये हमला हुआ कैसे, एक तो इसके बारे में देखना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप वैसे परिस्थितियां देखें 2-3 महीने में जो हो रही हैं, वो कुछ ऐसे लग रहा है कि कश्मीर वादी की बेलगाम जैसी हो गई है, कोई नेतृत्व जैसा नहीं स्पष्ट लग रहा है। इसीलिए मैंने ये सुझाव दिया है कि कुछ महीनों के लिए वहाँ गवर्नर्स रूल लगाया जाए, असेंबली को बर्खास्त नहीं किया जाए, सस्पेंडेड रखा जाए, और फिर कुछ समय मिलेगा सबको श्वास लेने का, सोचने का, क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि इतना गंभीर और कठिन मसला है कि केवल एक फिक्रे में इसका हम समाधान नहीं दे सकते। पर सर, जिस तरह से कर्ण सिंह जी, आप ये मानते हैं कि वहां एक राजनीतिक प्रयोग हुआ था, 2 ध्रुव विचारधारा के राजनीतिक दल साथ आए थे और अभी भी वो 2 बार साथ ही आए और साथ बने हुए हैं। आपको लगता है कि हमें ये स्वीकार कर लेने का वक्त आ गया है कि वो प्रयोग फेल हो गया है? तो गवर्नर रूल कैसे सफल हो सकेगा, मैं ये जरा समझना चाहता हूं। देखिए, मैं तो समझता हूं कि वो प्रयोग असफल रहा है। अगर आप एजेंडा फॉर अलायंस पढ़ें, जब ये सरकार बनी थी तो एजेंडा फॉर अलायंस हुआ था, मुफ्ती साहब उस वक्त जीवित थे। अब और देखें कि 3 साल में वो एजेंडा फॉर अलायंस कहां गया, कोई उसमें चीज आगे बढ़ी? आप स्वयं देख लीजिए। तो मुझे तो लगता है कि ये जो मुफ्ती साहब का बड़ा अच्छा प्रशंसनीय प्रयास था, मैं उसकी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इकट्ठा लाया जाए, लेकिन भूगोल कहो कि राजनीति कहो, बड़ा कठिन है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इकट्ठा लाना। और मुझे लगता है कि इस वक्त जो हम अगर मूल्यांकन करें, अब तक तो ये असफल रहा है। कई बार कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की नीति क्या है कश्मीर पर, यह स्पष्ट नहीं होती है। क्या ये वाकई आपको उनकी नीतियों में अस्पष्टता नजर आती है, या वो बिना बोले कुछ ऐसी योजनाओं पर काम कर रहे हैं जिसका नतीजा शायद हमें भविष्य में दिखने वाला हो? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो कश्मीर वादी की जो परिस्थितियां हैं उसको देख के बोल रहा हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं, कश्मीर की जो कश्मीरी पुलिस है, उन्होंने कितना अच्छा काम किया। हजारों कश्मीरी पुलिस वाले हैं, वो अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, अपने परिवारों को खतरे में डाल रहे हैं, उनको धमकियां मिल रही हैं, लेकिन वो अपने खड़े हैं। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि सारे ही कश्मीरी जो हैं वो विरुद्ध हो गए हैं। आप देखिए, जब कोई नौकरी खुलती है या रिक्रूटमेंट होती है तो हजारों कश्मीरी नौजवान आगे आते हैं। लेकिन इसमें कोई शक, ये भी कोई शक नहीं है कि बहुत सशक्त ऐसी शक्तियां हैं जो कि अब विरोध में चल रही हैं, विरोध कर रही हैं। और ये जो अब क्यों हुआ भैया, देखिए ऐसा है, मैं तो 70 साल से ये देख रहा हूं। आपको मैं एक फिक्रे में क्या बताऊं कि ऐसा क्यों हुआ। गृह मंत्री जो हुआ सो हुआ। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ये बात, आपकी बात ही कही है कि सभी कश्मीरी आतंकवादी नहीं हैं और उन्हें उनका काम है, उनका ये दायित्व है कि वो कश्मीरियत की भी फिक्र करें।
लेकिन आपने अपने बयान में एक बात की तरफ इशारा किया है कि ये कश्मीरी, ये जो घटना है अमरनाथ की, कश्मीरी जनता पर को प्रभावित तो करती ही है, इस्लाम को भी प्रभावित करती है। हमें कई हलकों से ये खबर मिलती है कि वहां पर एक तरह का कट्टरपन इस्लाम उभर रहा है और जो उन कश्मीर की मांग है या उनके जो मुद्दे हैं उसको एक इस्लामिक चरित्र देने का प्रयास कर रहा है। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। जी, मुझे लगता है कि ये कश्मीरियत का विरोध है, क्योंकि कश्मीरियत जो है उसका मुख्य जो आधार था ये समन्वय, हिंदू और सिखों का और मुसलमानों का परस्पर समभाव बना रहे। और वहाँ सूफी संत, आप जानते हैं कश्मीर में चप्पे चप्पे पर सूफी संत हैं, वहाँ बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लोग जाते हैं और अपने वहाँ आदर करते। हम भी जाते थे। चिरार शरीफ है, मखदूम साहब है, हजरत बल है, बाबा ऋषि है। तो ये सारी जो एक ऋषि परंपरा चल रही थी, एक कश्मीरियत की परंपरा चल रही थी, इसके ऊपर आघात हो रहा है। और जो शक्तियां आघात कर रही हैं वो तो आप जानते हैं केवल भारत की शक्तियां नहीं हैं, वो तो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं। तो इसलिए हमें सतर्क रहना है। और मैं इस बात पे सहमत हूं कि कश्मीरियत को बढ़ाना है, डोगरियत को भी बढ़ाना है, लद्दाखियत को भी बढ़ाना है। याद रखिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख 3 खित्ते हैं इस रियासत के। तो ठीक है, कश्मीरियत के ऊपर अधिक ध्यान रहता है हमारा, लेकिन दूसरे 2 खित्ते उनको भूला नहीं जा सकता। डोगरियत और लद्दाखियत, हाँ, ये आपने सही कहा कि ये हमारी जबान पर भी नहीं आता, सिर्फ कश्मीरियत ही आता है। आता नहीं है, कश्मीर होता है। और जम्मू कश्मीर भी नहीं आता आपकी जुबान पे, केवल कश्मीरी आता है। हाँ, केवल कश्मीरी आता है। आपसे बातचीत हमारी जारी है, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, इसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे। जी, और हम ब्रेक से लौट आए हैं। करण सिंह जी, एक मेरा सवाल है, ये जो घटना हुई है अनंतनाग की, अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया गया, आप खुद इन अनुभवों से वाकिफ रहे हैं, खुद भी आप शिव के इतने बड़े भक्त हैं आप। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि आपकी क्या टिप्पणी है इस घटना को लेकर, सुरक्षा को लेकर। अब ऐसी भयंकर घटना के ऊपर टिप्पणी क्या किया जाए। एक तो मैं हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं जो यात्री मारे गए उनके परिवारजनों को, जो जख्मी हुए, भगवान शंकर उनके ऊपर कृपा करें, जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब इसमें टिप्पणी तो यही है कि वो अब कहते हैं कि बस निकली थी समय के बाद। वो बस निकली क्यों, उसको कैसे निकलने दिया, बहुत सारे प्रश्न हैं। अभी तक सारा मामला स्पष्ट नहीं हुआ है। उनको मौका कैसे मिला, 3 जगह के ऊपर उनके ऊपर हमला हुआ। हम पढ़ रहे हैं, मैं तो वहां नहीं हूं, मैं तो दिल्ली में हूं, लेकिन जो हम पढ़ते हैं तो ये बहुत नियोजित ढंग से। तो अगर उन्होंने नियोजित ढंग से हमला किया तो क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो थी वो उसकी जानकारी नहीं थी। ये भी कहते हैं कि इंटेलिजेंस ने बता रखा था कि इनके ऊपर हमला जरूर होगा, फिर भी दुर्भाग्य से हो गया। तो एक तो वो बात के बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरा ये है कि अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। अभी तो जब महंत दीपेंद्र गिरी अमरनाथ जी भगवान की छड़ी लेके रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ जी पहुंचेंगे, तब चरम सीमा पे यात्रा होगी। तो एक तो ये देखना है कि अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। अब आगे तो देखिए, आगे तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए कोई। मैं तो इसलिए इसके क्या टिप्पणी कर सकते हैं, दुखद टिप्पणी है। जी, मैं समझ रहा हूं आपकी बात को। हमारे सहयोग मित्र हैं राहुल पंडिता, उनका कहना है कि हम जिस कश्मीरियत की बात करते हैं वो कब का खत्म हो चुका है, वो है ही नहीं। और मामला जो है इतना रेडिकलाइजेशन हो गया कश्मीर में कि उन नजरियों से जिस नजर से कश्मीर के बाहर के लोग देखते हैं वो हालात वहां पर नहीं है। हाँ, पंडित जी तो बड़े, एक तो कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत ही अन्याय हुआ। सारे की सारी जो समाज था, कश्मीरी पंडित समाज, वो सब वहाँ से निकल आया और बड़े बड़े दुखी हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं, जो उन्होंने कहा कि रेडिकलाइजेशन हुई है। अब कहाँ तक हुई है, कितनी हुई है, ये तो मूल्यांकन की बात है, लेकिन हुई है।
काफी मात्रा में हुई है, ये नहीं कि केवल थोड़ी सी हुई है। और इसलिए उसका करना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि भी इस समय जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो इतनी घमसान हो गई हैं आपस में कि श्वास लेना भी कठिन हो गया है। तो अगर गवर्नर्स रूल हो जाए 4-6 महीने के लिए, असेंबली को रखा जाए बरकरार, लेकिन कुछ समय तो मिले मूल्यांकन करने के लिए भारत सरकार को भी, बाकी दलों को भी, कि सारी परिस्थिति अब कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसमें आप सिविल सोसाइटी का क्या रोल देखते हैं, क्योंकि इतना टीवी के जरिए और जो राजनीति एक तरह से फैल गई है कि आप कश्मीर की बात करें तो आपको एंटी नेशनल के चश्मे से देखा जाता है। एक तो राजनीति अपना समाधान प्रयास करेगी, लेकिन सिविल सोसाइटी का क्या रोल देखते हैं आप? देखिए, कश्मीर की सिविल सोसाइटी जो है वो पहली बार आज निकली है। आज मैंने सुना कि एक बड़ी बैठक हुई और सिविल सोसाइटी वाले निकले पहली बार और उन्होंने इस चीज का विरोध किया। तो एक तो कश्मीर के अंदर सिविल सोसाइटी है, दूसरी जम्मू में सिविल सोसाइटी है और बाकी अन्य भारतवर्ष में सिविल सोसाइटी है। तो हमें सबको इसमें रुचि लेनी चाहिए। अगर हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा अंग है तो हम तटस्थ नहीं रह सकते। अगर कश्मीरी इतने कष्ट में है, इतने दुख में है, तो हम बैठे रहे और तमाशा देखते रहे, वो भी नहीं हो सकता। तो मैं पंडित जी के जो भावनाएं हैं उनसे मैं एक प्रकार से सहमत हूं, लेकिन फिर भी हमें ये नहीं कह देना चाहिए कि अब ये हमेशा के लिए बात समाप्त हो गई। अगर बुद्धिमता से चला जाए, बहुत सारे मसले, इतना कठिन है ये सारा जम्मू कश्मीर का मामला कि हम 1-2 फिक्रों में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हमने राज्यसभा में पिछले वर्ष भाषण किए थे, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दी थी। मैं एक बार फिर से उस भाषण को पढ़ूंगा भी। बहुत बहुत शुक्रिया कर्ण सिंह जी से बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार। धन्यवाद।